गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ माँ परमेश्वरी कोचिंग क्लासेस की ओर से एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। 1991 में लागू की गई थी आपकी। सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करती है उदारीकरण में। फिर है, भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। फिर हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील रहता है। अब देखो, जो आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण रहता है वो हमेशा क्या होता रहता है, बदलते रहता है। फिर अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण को हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। ये होता है ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था को हम दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। फिर सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। फिर है उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना जो है अनिवार्य नहीं है। फिर है कानूनी पर्यावरण का आशय क्या है। कानूनी पर्यावरण में जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के द्वारा व्यावसायिक गतिविधि है ना, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए क्या किए गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अधिनियम जो बनाए गए हैं सम्मिलित किए जाते हैं उन सबको। और ये नियम क्या होते हैं, समस्त जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं उन पर लागू होते हैं जिसके लिए वे बनाए जाते हैं। ये सब आर्थिक नीति जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उनका एक भाग ही होता है। फिर है उदारीकरण की विशेषताएं बताइए। उदारीकरण के उद्देश्य या विशेषताएं। सबसे पहला है, हम इसमें क्या करेंगे, इसके उद्देश्य था देश में हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था की बुनियादी सुधार लाकर उसको प्रतिस्पर्धा मतलब क्या कर सके, हम विदेशों से प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सके, इसलिए निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। फिर है लाइसेंस और परमिट पर लगे विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करना। अब देखो, पहले क्या थे, ज़्यादा नियंत्रण लगे हुए थे तो इतना विकास नहीं हो पाता था। उन नियंत्रणों, उस लाइसेंस और परमिट नियंत्रणों को क्या किया गया, समाप्त किया गया, ताकि जो विदेशी निवेशक है वो आसानी से इसमें निवेश कर सके और हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर हम क्या कर सके, कंपटीशन दे सके। फिर उद्योगों की स्थापना की अनुमति देने में सरलता शीघ्रता लाना। देखो, जो उद्योगों की स्थापना उनको अनुमति देने में जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसमें हमको सरलता लाना। फिर है बजट घाटा कम कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। फिर है व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है। व्यवसाय के आसपास की विद्यमान घटक जो क्रियाएं रहती है ना, जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं आपके चारों ओर के वातावरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण। अब जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या करता है, आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। और हम जो हैं वो क्या होता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में होता है, पर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर है वैश्वीकरण क्या है। एक देश की अर्थव्यवस्था को हम क्या करते हैं, संपूर्ण दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। इसके अंतर्गत जो समस्त आर्थिक क्रियाएं, क्रय विक्रय, सेवाओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात, ये सारी चीज़ें आती है। फिर है आंतरिक पर्यावरण के घटक लिखिए। अब देखो, आंतरिक पर्यावरण के दो अंग होते हैं। यहाँ पे है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट और आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, इसमें हम लोग उन चीज़ों को रखते हैं जो व्यवसाय के अंदर उपस्थित होते हैं तथा व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं, जैसे उत्पादन उद्देश्य, नीतियाँ, उत्पादन क्षमता, ये आदि चीज़ें। फिर है निजीकरण के लाभ। अब निजीकरण से क्या हुआ, सबसे पहले कुशलता में वृद्धि, जो निजी उपक्रम है उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। फिर है प्रतियोगिता। हम क्या कर सके, जब निजीकरण किया गया तो जो प्रतियोगिता में हम लोगों की क्षमता में वृद्धि हुई है। फिर पूंजी की कमी को दूर करना। जब निजीकरण निजी क्षेत्र से विनियोगों को आकर्षित करते हैं तो इससे पूंजी को कमी दूर करने में जो है हमको सहायता मिलती है। फिर है वैश्वीकरण के दो लाभ लिखिए। सबसे पहला है जीवन स्तर में वृद्धि। अब लोगों को इससे रोजगार मिला क्योंकि उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं भी उससे न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती है। फिर है तीव्र आर्थिक विकास। अब वैश्वीकरण से क्या हुआ, प्रत्येक राष्ट्र को तकनीकी ज्ञान आदान प्रदान का अवसर मिला और इससे विदेशी विनियोग जो है, पूंजी वो है जो बढ़ता है, इससे तेजी से विकास हो रहा है। फिर व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं लिखिए। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं, एक्सटर्नल फोर्सेस और कंट्रोल लेस फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या आएंगे आपके, जो हमको इसमें केवल बाहर की चीज़ों को शामिल किया जाता है, व्यवसाय की आंतरिक शक्ति या घटकों को नहीं। फिर है कंट्रोल लेस, है ना, नियंत्रण रहित शक्तियाँ। ये क्या होती है, जिसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, आंतरिक गतिविधियों से संबंध नहीं। बाह्य शक्तियों से व्यवसाय की आंतरिक गतिविधियों का कोई संबंध नहीं रहता है, इन पर क्या होता है, व्यवसाय का नियंत्रण होता है।
थैंक यू।